अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। अब हमारे पास प्रीवियस वीडियोस में हमने देख लिया कि थायराइड हार्मोन्स की फॉर्मेशन हो गई है और वो बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू कैपिलरीज़ में ऐड हो चुके हैं। अब क्या होगा इसके बाद कि ब्लड में वो मेनली ग्लोबुलिन के साथ मेनली उनकी अटैचमेंट बाइंडिंग हो जाएगी, जबकि प्री एल्ब्यूमिन और एल्ब्यूमिन के साथ लेस क्वांटिटी में अटैचमेंट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद वो अपने जो टारगेट सेल्स होंगे उधर जाएंगे, क्योंकि थायराइड हार्मोन जो होते हैं वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के थ्रू से पास कर सकते हैं। तो वो सेल मेम्ब्रेन से पास हो जाएंगे और उसके बाद साइटोप्लाज्म से होते हुए वो न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए स्ट्रैंड होती हैं वहाँ पे न्यूक्लियस के थायराइड हार्मोन के अपने रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ अटैच हो जाएंगे। तो जो एक मेन बात है वो ये भी है कि थायराइड हार्मोन के जो रिसेप्टर होते हैं वो एमसीक्यूज़ में ये लोग इस तरह पूछते हैं कि ऑन द सेल न्यूक्लियस होते हैं या फिर इन द सेल न्यूक्लियस। तो मैंने क्या कहा कि न्यूक्लियस के अंदर जो स्ट्रैंड होती हैं, डीएनए स्ट्रैंड्स होती हैं, उन पे जाके अटैच होता है। ठीक है, तो वहाँ पे जाके अटैच होगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, इन द सेल न्यूक्लियस। ठीक है, अब इसके बाद क्या कराएगा, वो ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा और ट्रांसलेशन करवाएगा और इसी तरह वो प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास करवाएगा। ठीक है, अब जो थायराइड हार्मोन होते हैं इनका इफ़ेक्ट क्या होता है, डिफरेंट जो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, फैट्स होती हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो होती हैं उन पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो अगर हम पहले बात करें कि कार्बोहाइड्रेट पे इनका क्या इफ़ेक्ट होता है। थायराइड हार्मोन्स जो होती हैं बेसिकली इनका किसी भी चीज़ पे, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हैं या प्रोटीन हैं या लिपिड्स हैं, इन पे एक किस्म का इफ़ेक्ट नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है और एट द सेम टाइम सेल्स जो होते हैं उनमें ग्लूकोज की अपटेक भी करवाता है और एट द सेम टाइम इंसुलिन की सिक्रीशन भी करवाता है। ठीक है, और अगर नॉर्मली तो हमारे पास ये होता है कि अगर ग्लूकोनियोजेनेसिस अगर हमारे पास हो रही है तो अब हमारे पास ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम होना चाहिए, लेकिन नहीं, जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवा रहे हैं, इंसुलिन की सिक्रीशन भी करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे पास जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल होता है वो हाई होता है। ठीक है, तो इसका ना कार्बोहाइड्रेट पे ना ही प्रोटीन पे किसी भी किस्म के जो वो हमारे पास ये होते हैं इन पे एक किस्म का इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको हो गया ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करवाता है, सेल्स में ग्लूकोज की अपटेक भी करवाता है, इंसुलिन की सिक्रीशन भी करवाता है और ब्लड का ग्लूकोज लेवल भी एलिवेट करता है। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम बात करें लिपिड्स पे, तो लिपिड्स पे ये क्या करवाता है कि ये लिपिड्स का ट्राइग्लिसराइड्स की ब्रेकडाउन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड में फैटी एसिड्स ज़्यादा हो जाते हैं। क्या हो गया कि ट्राइग्लिसराइड की ब्रेकडाउन करवाता है, जिसकी वजह से ब्लड में फैटी एसिड ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा ये ब्लड में कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स की क्वांटिटी डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम ये क्या करवा रहा है कि ब्लड में फैटी एसिड्स को एलिवेट करवाता है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स को डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर इसका वैसे सिनेरियो ऐसे भी आता है कि एक पेशेंट जो है उसमें हाइपोथायराइडिज़म है, तो हाइपोथायराइडिज़म का क्या मतलब होगा कि कोलेस्ट्रॉल और फास्फोलिपिड्स अब एलिवेट हो गए हैं क्योंकि थायराइड हार्मोन की सिक्रीशन नहीं हो रही। ठीक है, तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस होते हैं।
तो बेसिकली इसका हमें ये पॉइंट याद करना होगा कि ट्राइग्लिसराइड की ब्रेक डाउन करवाता है और फैटी एसिड को इंक्रीज़ करवाता है, जबकि कोलेस्ट्रॉल फास्फोलिपिड्स को डिक्रीज़ करवाता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम प्रोटीन्स पे बात करें, अगर हम प्रोटीन्स की बात करें अब, तो प्रोटीन्स पे ये क्या करवाता है कि ये प्रोटीन्स की फार्मेशन भी करवाता है और ब्रेक डाउन भी करवाता है। तो इस पे अगर हम इसका अगर कोई सिनेरियो हमारे पास आ जाता है कि अगर हाइपरथायराइडिज्म हो रही है, हाइपरथायराइडिज्म की कंडीशन है, तो हमारे पास क्या होगा, प्रोटीन ब्रेक डाउन ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो प्रोटीन का ब्रेक डाउन, लेस प्रोटीन ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट होता है, तो ये ग्रोथ में जो इन्फेंट्स होते हैं या न्यूली बॉर्न चाइल्ड होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पास ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, ब्रेन की डेवलपमेंट यही थायराइड हार्मोन्स ही करवाते हैं। और अगर कोई चाइल्ड है जिसमें हाइपोथायराइडिज्म हो गई है, तो उसकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट होगी वो हमारे पास प्रॉपरली नहीं होगी और उसे एक कंडीशन जो होती है, क्रिटिनिज्म जो होती है, वो कंडीशन होगी उस चाइल्ड में, वो चाइल्ड उससे सफ़र करेगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें कि वाइटामिन्स, तो बेसिकली हमारे पास जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये वाइटामिन्स की नीड को ज़्यादा करते हैं हमारी बॉडी में। वो क्यों ज़्यादा करते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं एंजाइम्स की फार्मेशन ज़्यादा करते हैं। जब ये एंजाइम्स की फार्मेशन ज़्यादा करते हैं तो एंजाइम्स को एज अ कोएंजाइम वाइटामिन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए हमारे पास जो वाइटामिन की नीड होती है वो भी बॉडी में इंक्रीज़ हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें BMR पे, बेसिक मेटाबॉलिक रेट पे, तो ये क्या करते हैं कि BMR को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, BMR को इंक्रीज़ करते हैं। बॉडी वेट पे क्या इफ़ेक्ट होगा इसका, बेसिकली बॉडी वेट को किस तरह रिड्यूस करते हैं कि अभी हमने कहा कि ये ट्राइग्लिसराइड्स की क्या करवाता है, ट्राइग्लिसराइड्स के ब्रेक डाउन को ज़्यादा करवाता है और ब्लड में फैटी एसिड्स को एलिवेट करता है। ठीक है, फैटी एसिड्स को एलिवेट करता है। तो जब हमारे पास जो सेल्स होंगे उनमें हमारे पास स्टोर फॉर्म में ट्राइग्लिसराइड कम होगा, तो जब ट्राइग्लिसराइड कम होगा तो लिपिड की डिपोजिशन नहीं होगी और इसी तरह हमारे पास क्या होगा, बॉडी का वेट डिक्रीज़ हो जाएगा। इसी तरह अगर सिनेरी में पूछते हैं कि एक चाइल्ड या एक पेशेंट जो है जिसका बॉडी वेट डिक्रीज़ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें हाइपरथायराइडिज्म हो रही है। हाइपरथायराइडिज्म इसलिए कि वो ट्राइग्लिसराइड के ब्रेक डाउन को ज़्यादा करवा रहा है, जिसकी वजह से लिपिड्स हैं ही नहीं डिपॉजिट होने के लिए और बॉडी वेट हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। और इसके अलावा प्रोटीन की ब्रेक डाउन भी फिर ये ज़्यादा करवाएगा। तो इसी तरह ये दो कंडीशंस जो होंगी हमारे पास बॉडी वेट को डिक्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अगर इसके माइनर इफेक्ट देखें तो और इसके जो है ये कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज़ करवाता है, कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज़ करवाता है और इसके अलावा हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, हार्ट रेट के अलावा स्ट्रेंथ जो होती है हार्ट की वो भी इंक्रीज़ करता है। ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें कि ये कार्डियक आउटपुट क्यों इंक्रीज़ करवा रहा है, तो कार्डियक आउटपुट को इसलिए इंक्रीज़ करवा रहा है कि वो BMR को इंक्रीज़ करवा रहा है। जब BMR इंक्रीज़ होगा तो सेल्स को जल्दी ब्लड की ज़रूरत होगी और उसी तरह हमारे पास कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा। जब कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो हार्ट का रेट भी जाहिर सी बात है जल्दी पंप करेगा कार्डियक ब्लड को सप्लाई करने के लिए, तो इसी तरह हमारे पास हार्ट रेट भी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात करें तो हमारे पास जो रिस्पायरेशन होगी
वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। अब रिस्पायरेशन क्यों इंक्रीज़ हो रही है? वो इसलिए इंक्रीज़ हो रही है कि जब सेल्स का बीएमआर ज़्यादा हो गया है, वो जल्दी जल्दी अपना फंक्शन कर रहे हैं, इसी तरह उनको जल्दी जल्दी ब्लड की ज़रूरत होगी। तो ब्लड की जब ज़रूरत होगी तो उसके बाद ऑक्सीजन तो सेल्स यूज़ कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी तो प्रोड्यूस होगा इन लार्ज क्वांटिटी में। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करने के लिए भी फिर ज़्यादा रिस्पायरेशन की ज़रूरत होगी। इसके अलावा जो हमारे पास डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, उनकी सिक्रीशन को भी ज़्यादा करवाता है, ठीक है। तो और जो मोटिलिटी होती है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की, वो भी इंक्रीज़ करवाता है। तो जब हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के केस होगा तो उसमें हमारे पास ऑफन डायरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि CNS पे इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, तो अभी मैंने कहा कि ये हर चीज़ को मतलब एक्साइटेड फॉर्म में लेके जा रहा है, बीएमआर को इंक्रीज़ कर रहा है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज़ कर रहा है, रिस्पायरेशन इंक्रीज़ कर रहा है। तो इसी तरह जो CNS होगा वो इसकी भी ये एक्साइटमेंट करवाएगा। और जो एक पेशेंट होता है हाइपरथायराइडिज्म का, उसमें मोस्टली जो होती है नर्वसनेस एक लीडिंग सिम्टम होता है। तो हम कह सकते हैं कि CNS पे इसका ये इफ़ेक्ट होता है कि ये एक्साइटमेंट को इंक्रीज़ करवाता है, जिसकी वजह से नर्वसनेस ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो एक मेन पॉइंट एक और होगा, वो होगा मसल ट्रेमर। अब मसल ट्रेमर क्या होता है? अभी भी मैंने कहा कि ये जो होता है CNS पे इसका इफेक्ट ये होता है कि ये नर्वसनेस को इंक्रीज़ करते हैं। मतलब क्या होता है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं या जो नर्व्स होती हैं, उनकी एक्टिविटी को ज़्यादा करवाता है। अब क्या करते हैं कि एक हाइपरथायराइडिज्म का पेशेंट है, उसके जो मसल ट्रेमर बहुत ज़्यादा है और उसके हाथ के ऊपर हम एक पीस ऑफ पेपर रखते हैं, तो पीस ऑफ पेपर क्या होगा, वो हिलेगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि इसे हाइपरथायराइडिज्म हो गई है। वो इसलिए कि वहाँ पे जो उसका जो हाथ होगा, उसमें जो न्यूरॉन्स होंगे उनकी एक्टिविटी ज़्यादा हो गई होगी। जो न्यूरॉन्स की एक्टिविटी की वजह से वहाँ पे मोमेंट ज़्यादा हो गई होगी। तो हम इससे फिर हमें पता चल सकता है कि वो उसे हाइपरथायराइडिज्म हो गई है। ये एक इसका मेन पॉइंट है जो कि मोस्टली पूछते हैं कि मसल ट्रेमर क्यों होती है हाइपरथायराइडिज्म में। तो वो इसी वजह से होती है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं थायराइड हार्मोन्स, उनको एक्साइटेड फॉर्म में लेके जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रेमरिंग स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगली वीडियो में।